क्लास 12 वाली जैसा कि आपको पता है आज क्लास 12th टॉपिक आपका वही चल रहा है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, उसका पार्ट तीसरा, यानी कल उसके जो हम बता चुके थे उसी के आगे हम आपको आज पढ़ाने वाले हैं। कल हमने आपको आइंस्टीन का समीकरण, आइंस्टीन प्रकाश वैद्युत समीकरण का निगमन करवा चुके थे। जो आंसर आपका आया था, आंसर क्या था? आइंस्टीन प्रकाश वैद्युत समीकरण के अनुसार हाफ एम बी स्क्वायर मैक्सिमम इज इक्वल टू एच न्यू माइनस न्यू जीरो। इसके बाद आपकी टॉपिक आती है कि आइंस्टीन के प्रकाश वैद्युत समीकरण के आधार पर प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के नियमों की व्याख्या। प्रकाश वैद्युत समीकरण की सहायता से प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के नियमों की व्याख्या आज आपको पढ़नी है। वैसे बहुत सारे लोगों को याद होंगे प्रकाश वैद्युत नियम। नियम नंबर पहला, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन की दर प्रोपोर्शनल होती है आपतित प्रकाश की तीव्रता के। दूसरा, ई के मैक्सिमम प्रोपोर्शनल न्यू। थर्ड, ई के मैक्सिमम इज नॉट प्रोपोर्शनल तीव्रता हाई। फोर्थ, चौथा नियम क्या था? इफ न्यू इज लेस देन न्यू नॉट देन इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आएंगे। और पांचवा, प्रकाश के आने और इलेक्ट्रॉन के बाहर निकलने में टाइम का मान कितना होता है? जीरो, अर्थात कोई भी समय बचता नहीं होती। ये प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन नियम आपको बता चुके थे। इसमें पहला नियम क्या था? इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन की दर आपतित प्रकाश की तीव्रता के समानुपाती होता है। दूसरा, उत्सर्जित जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उनकी अधिकतम गतिज ऊर्जा, ई के का अर्थ क्या होता है? गतिज ऊर्जा, और मैक्सिमम का अर्थ होता है अधिकतम, प्रोपोर्शनल यानी समानुपाती होती है। न्यू मीन्स आपतित प्रकाश की आवृत्ति के। तीसरा, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती। और चौथा क्या था कि न्यू इज लेस देन न्यू जीरो, अर्थात यदि आपतित प्रकाश की आवृत्ति दहली आवृत्ति से कम है तो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलते हैं। और लास्ट क्या था कि प्रकाश के आने प्लेट से टकराकर इलेक्ट्रॉन के निकलने में कोई समय बचता नहीं होती। आज हम इनकी व्याख्या करेंगे समीकरण से। एक्सप्लेनेशन जो कि पेपर में आता है, पूरा क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन कि आइंस्टीन समीकरण क्या है और इसकी व्याख्या कीजिए। तो नियम नंबर पहला नियम नंबर पहला क्या था कि इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन की दर तीव्रता के प्रोपोर्शनल होती है। तो अब हम देखें, जैसे जब प्लेट पर अधिक तीव्रता का प्रकाश आएगा, जब प्लेट पर अधिक तीव्रता का प्रकाश आएगा तो क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उसका आयाम भी ज़्यादा होगा। और जब आयाम ज़्यादा होगा, जैसे जैसे अधिक तीव्रता का अर्थ यह है कि यहाँ पर जब ज़्यादा फोटोन आएंगे तो कहीं ना कहीं क्या है कि इस प्लेट से भी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। और जब ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन निकलने की दर, इलेक्ट्रॉन जो बाहर निकल रहे हैं वो तीव्रता के प्रोपोर्शनल है, समानुपाती हैं। समझ में आया? पहला नियम क्या है कि जब ज़्यादा तीव्रता का प्रकाश आएगा, अर्थात जब तीव्रता ज़्यादा होगी, प्रकाश तेज आएगा तो फोटोन तेज आएंगे, क्योंकि जितना प्रकाश तेज उतना फोटोन तेज, और जब फोटोन तेज तो कहीं ना कहीं उससे इलेक्ट्रॉन भी उतने ही तेज निकलेंगे। और जब इलेक्ट्रॉन तेज निकलेंगे तो यही आपका पहला नियम था कि इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन की दर क्या होती है? तीव्रता के समानुपाती होती है। दूसरा नियम क्या है? हम नियम से
सेकंड नियम में क्या था कि सेकंड नियम हम आपको बता रहे थे, समीकरण क्या होता है, हाफ एम बी स्क्वायर मैक्सिमम प्रोपोर्शनल या बराबर सॉरी न्यू माइनस न्यू जीरो। क्योंकि इस इक्वेशन में हाफ एम बी स्क्वायर क्या है, गतिज ऊर्जा है, और न्यू क्या है यहाँ पर, आवृत्ति। अतः गतिज ऊर्जा क्या है, आवृत्ति पर निर्भर कर रही है। यही आपका दूसरा नियम है कि इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करती है, जो कि सेकंड नियम है। तीसरा नियम कि इस इक्वेशन को अगर हम देखें गौर से, तो तीसरे नियम में क्या है कि जो समीकरण है हाफ एम बी स्क्वायर मैक्सिमम बराबर एच न्यू माइनस न्यू जीरो में कहीं आपको तीव्रता अर्थात आई नहीं दिख रही है। तीव्रता दिख रही, तीव्रता आई नहीं दिख रही है। जब तीव्रता नहीं दिख रही तो हम ये कह सकते हैं कि गतिज ऊर्जा जो होती है वो तीव्रता पर निर्भर नहीं करती है। चौथा नियम क्या है कि यदि न्यू का मान, चौथा नियम था कि यदि न्यू का मान छोटा होगा, जैसे न्यू का मान मान लिया, न्यू का मान कितना है 10, न्यू जीरो का मान कितना है 20, तो न्यू माइनस न्यू जीरो यानी 10 माइनस 20 बराबर -10। जब -10 तो गतिज ऊर्जा क्या आएगी, नेगेटिव। चूंकि गतिज ऊर्जा नेगेटिव है, इसका अर्थ ये है कि इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेंगे। जब इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेंगे तो ये आपका नियम फेल हो जाएगा। रही बात पांचवें नियम की, तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन, प्रकाश जैसे ही आता है प्लेट पर और उससे तुरंत इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं, अर्थात टी बराबर 0, कोई टाइम नहीं लगता है। इसके बाद इतना हम आपको बता चुके थे। इसके बाद नया क्वेश्चन आता है कि आइंस्टीन के यानी कि जो तरंग सिद्धांत, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, यानी कि तरंग सिद्धांत प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या क्यों नहीं करता है। यानी हम आपको बता चुके थे पिछली क्लास में कि जब हम प्रकाश विद्युत प्रभाव पढ़ते हैं तो इसके लिए हम क्या होता है कि प्रकाश को क्या मानना पड़ता है, कण मानना पड़ता है। यानी ये क्वेश्चन आपसे कोई पूछ सकता है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या तरंग सिद्धांत के अनुसार क्यों नहीं की जा सकती। तो इसका पहला रीजन होता है कि जब पहला नियम, अधिक तीव्रता का प्रकाश, यदि तीव्रता ज्यादा होगी, तीव्रता आई ज्यादा होगी, तो आयाम ए भी ज्यादा होगा। क्योंकि एक सूत्र होता है आई प्रोपोर्शनल ए स्क्वायर। मतलब अब चूंकि जब ज्यादा दूरी तय करेगा तो स्पष्ट है कि ऊर्जा ज्यादा होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि जब ज़्यादा तीव्रता होगी तो आयाम ज़्यादा होगा, आयाम ज़्यादा होगा तो ऊर्जा ज़्यादा होगी, ऊर्जा ज़्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा ऊर्जा लेकर निकलेगा। जबकि पहला नियम क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा होती है कि वो क्या होती है, तीव्रता पर निर्भर नहीं करती है। जबकि इसमें क्या, उम्मीद है समझ में आया होगा आपको। हमने क्या कहा कि यदि तीव्रता ज़्यादा होगी, तीव्रता अर्थात आई ज़्यादा तो आयाम ज़्यादा होगा, क्योंकि आई प्रोपोर्शनल ए स्क्वायर। क्लियर। तो जब ए ज़्यादा तो आई ज़्यादा। इसके बाद जब ए ज़्यादा होगा मतलब कि दूरी बहुत ज़्यादा दूरी चलेगा तो ऊर्जा ज़्यादा होगी। तो इससे स्पष्ट क्या है कि हमने नियम में क्या बताया था कि जब आपको कि के अर्थात गतिज ऊर्जा तीव्रता पर निर्भर नहीं करती है, जबकि इसमें तीव्रता बढ़ रही है तो गतिज ऊर्जा बढ़ रही है, अतः यहाँ पर तरंग सिद्धांत क्या होता है, फेल हो जाता है। दूसरा नियम क्या है कि दूसरे नियम में हम कह सकते हैं कि जब प्रकाश आता है तो जैसे उसमें बताया था आइंस्टीन समीकरण में कि प्रकाश क्या होता है कि जब कण की तरह, फोटोन की तरह आता है तो वो अपनी सारी ऊर्जा कितनी लेता है, फोटोन कितनी लेके आता है, h न्यू, तो अपनी सारी ऊर्जा किसे दे देता है, इलेक्ट्रॉन को, किसी एक इलेक्ट्रॉन को। जबकि तरंग सिद्धांत के अनुसार क्या होता है कि तरंग सिद्धांत के अनुसार वो ऊर्जा क्या अपनी सभी इलेक्ट्रॉनों को देता है, पूरी। जब पूरी इलेक्ट्रॉनों को देता है तो इससे ऊर्जा क्या होती है, ऊर्जा डिवाइड हो जाती है, और जब ऊर्जा डिवाइड हो जाती है, बढ़ जाती है, तो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने में टाइम लगता है, कुछ ना कुछ समय लगता है। जबकि समीकरण में चल
बता रहे थे कि जब मतलब वो फोटोन आएगा तो जब से बहुत सारे रेडियम टकराएगा, तो काफ़ी फोटोन निकलेंगे, काफ़ी इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। जबकि इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो ऊर्जा बढ़ जाएगी, और ऊर्जा बढ़ जाएगी तो इलेक्ट्रॉन निकल पाएंगे, तो इसमें टाइम लगेगा। जबकि नियम में क्या था कि जैसे ही ऊर्जा आती है तुरंत उससे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, अर्थात टाइम कितना होता है, 0 होता है। इस प्रकार आपको समझ में आया होगा कि ये नियम मतलब तरंग सिद्धांत की व्याख्या नहीं करता है। तरंग सिद्धांत जो होता है वो प्रकाश प्रभाव की व्याख्या नहीं कर पाता, क्योंकि जब बहुत ऊर्जा आता है, मतलब कि फोटोन आते हैं, तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन से टकराते हैं पूरे एरिया में, और सभी इलेक्ट्रॉनों को ऊर्जा देते हैं, और सभी तरंग सिद्धांत के अनुसार सभी को देते हैं। और जब सभी को देते हैं तो इसमें टाइम लग जाता है, जबकि नियम में हमने ये माना था कि टाइम नहीं लगता है। अतः इस प्रकार से हम तरंग सिद्धांत द्वारा व्याख्या नहीं कर पाते हैं। इसके बाद आपका टॉपिक जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका एक नाम डी ब्रॉगली तरंगें भी होता है। परिभाषा इनकी बिल्कुल सरल है कि द्रव तरंगें क्या होती हैं कि जैसे कोई भी द्रव्य कण है, द्रव्य कण क्या, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, जब ये गति करते हैं तो किसकी तरह कार्य करते हैं, तरंग की तरह कार्य करते हैं। क्या बताया परिभाषा कि जब भी कोई द्रव्य कण जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन गति करते हैं तो वो किसकी तरह काम करते हैं, एक तरंग की तरह कार्य करते हैं। अतः इन तरंगों की जो तरंगदैर्घ्य होती है, उसी तरंगदैर्घ्य को हम क्या कहते हैं, डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य कहते हैं। समझ में आई परिभाषा। जब कोई द्रव्य कण जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन गति करता है तो वो क्या करता है कि एक तरंग की तरह कार्य करता है, और ऐसी तरंगों को हम क्या कहते हैं, द्रव्य तरंगें। और इन्हीं की जो तरंगदैर्घ्य होती है, उसकी तरंगदैर्घ्य को हम क्या कहते हैं, डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य। इसके बाद इसका सूत्र, तो सूत्र डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य का, तो डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य का सूत्र बिल्कुल सरल है कि क्वांटम सिद्धांत के अनुसार फॉर्मूला निगमन तरंगदैर्घ्य का सूत्र, डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य का सूत्र निगमन। तो इसके अनुसार क्वांटम सिद्धांत के अनुसार हम बता सकते हैं कि फोटोन की ऊर्जा कितनी होती है। क्वांटम सिद्धांत के अनुसार फोटोन की ऊर्जा कितनी होती है, E बराबर एच न्यू, समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार से आइंस्टीन समीकरण, द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण के अनुसार क्या होता है, E बराबर mc²। समीकरण 1 और 2 को हम क्या करेंगे, इक्वल करेंगे, तो एच न्यू बराबर कितना आ जाएगा, mc²। या फिर हम यहाँ से कह सकते हैं m बराबर h बटे एच न्यू बटे c²। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ये क्या है, फोटोन का द्रव्यमान। m बराबर एच न्यू बटे c²। इसके बाद एक फॉर्मूला होता है न्यू बराबर c बटे लैम्डा, तो हम यहाँ ये रख देंगे, तो m बराबर क्या हो जाएगा, h न्यू की जगह आ जाएगा c बटे लैम्डा बटे c², c से c कट गया, तो m बराबर क्या आ गया, h बटे c लैम्डा। इसके बाद लैम्डा जाएगा यहाँ, तो लैम्डा बराबर क्या होगा, h अपॉन c इंटू m। क्लास जो 11 की में उसमें हमने आपको बताया था कि संवेग जो होता है मोमेंटम, उसे हम किससे व्यक्त करते हैं, p से। फॉर्मूला क्या होता है, p बराबर mb। अब चूंकि जब कण v वेग से गति करता है तो उसका संवेग क्या होता है, p बराबर mb, और जब वो c प्रकाश की चाल से चलता है तो उसका संवेग कितना होता है, p बराबर c इंटू m। अतः हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, लैम्डा बराबर h अपॉन p, वेयर लैम्डा क्या है आपकी, डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य है। यदि तो
ये डी ब्रोगली तरंग का फॉर्मूला आ चुका है, लैम्डा बराबर h/p। अब कई बार किताबों में यदि जो कण है उसका वेग कितना है v है, तब सूत्र क्या होता है, लैम्डा बराबर h/mv। इससे भी आपके न्यूमेरिकल लगेंगे। तो आपको यहाँ पर फॉर्मूला मिल चुका है डी ब्रोगली तरंग का दो नंबर, एक तो लैम्डा बराबर h/mv, दूसरा लैम्डा बराबर h/p। इसके बाद हमने आपको बताया सबसे पहले द्रव तरंग क्या होती है। तो जब भी कोई द्रव कण इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तरंग कण की तरह कार्य करता है या गति करता है, तो वो क्या होता है, एक तरंग की तरह कार्य करने लगता है। और जब तरंग की तरह कार्य करने लगता है तो उसी की तरंग को हम क्या कहते हैं, द्रव्य तरंग कहते हैं या डी ब्रोगली तरंग कहते हैं। और इसका जो तरंगदैर्घ्य होता है उसी को हम डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य कहते हैं। फॉर्मूला क्वांटम सिद्धांत के अनुसार हम मान सकते हैं फोटोन की ऊर्जा कितनी होती है, h न्यू। द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण के अनुसार ऊर्जा कितनी होती है, E बराबर mc²। दोनों समीकरण को इक्वल करेंगे तो h न्यू बराबर कितना आएगा, mc²। अतः m बराबर कितना हो जाएगा, h न्यू बटे c²। यहाँ से क्वेश्चन आता है विकल्प पेपर में कई बार कि फोटोन का द्रव्यमान क्या होता है। तो m बराबर कितना हो गया, फॉर्मूला h न्यू अपॉन c²। एक तो फॉर्मूला फोटोन का द्रव्यमान का ये है, दूसरा फॉर्मूला ये है आपके पास m बराबर h न्यू बटे c²। और सेकंड जब हमने न्यू का मान रख दिया c बटे लैम्डा, तो c से कट गया, तो m बराबर क्या हो गया, h बटे c लैम्डा। यानी दो फॉर्मूला फोटोन के द्रव्यमान की, एक m बराबर h न्यू बटे c², दूसरा m बराबर h बटे c लैम्डा। लैम्डा को हम यहाँ ले जाएंगे, m यहाँ आएगा, तो लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा, h बटे c इंटू m। जबकि हम जानते हैं संवेग p बराबर क्या होता है, mv। चूँकि यहाँ b जब b वेग से गति करता है तो उसका होता है p बराबर mv। जब वो प्रकाश की चाल से c से करता है तो p बराबर क्या होता है, cm। अतः हम p लिख सकते हैं, तो लैम्डा बराबर h/p। इसके बाद यदि कण v वेग से गति कर रहा है तो लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा, फॉर्मूला h/mv। अतः ये कण की तरंगदैर्घ्य का सूत्र है लैम्डा बराबर h/mv या h/p। जब p बराबर h/लैम्डा, ये क्या है, फोटोन का संवेग। उम्मीद है आज की क्लास आपको पसंद आई होगी, और जो कुछ आपको समझ में ना आए वो आप उनसे पूछ सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेकर कमेंट बॉक्स में आप भेज देना, हम उसका आपको बताएंगे। और आप लोग लगातार इसके नोट्स बनाते रहें। धन्यवाद।